हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्मर। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये जो चैप्टर है ना, सबसे पहले इसमें कंपैरिजन होता है दो अलग अलग कंट्रीज़ का, जो कि होती है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो सबसे पहले इसमें बेल्जियम के बारे में बताया हुआ है कि ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में है और हरियाणा जो इंडिया का एक स्टेट है उससे भी ज़्यादा छोटा साइज़ है इसका। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो साइज़ तो इसका हरियाणा से भी छोटा है और जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से आधी है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो रहने वाले अलग अलग लोग हैं ना, उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। तो इस पूरी कंट्री में जो 59% पॉपुलेशन है ना, वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज बोलती है। Another 40% people live in the Wallonia region and speak French। और बाकी जो 40% पॉपुलेशन है वो वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। और जो बचे हुए 59 + 40 तो 99 हुआ, और जो बचा हुआ 1% पॉपुलेशन है वो जर्मन बोलता है। In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking। तो जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ना, उसी तरीके से इसकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। तो इसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% बोलते हैं डच। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो हम लोगों ने देखा कि जो 40% लोग थे वो फ्रेंच के थे पूरी कंट्री में फैले हुए। तो ये माइनॉरिटी में इन कंपैरिजन ऑफ डच बोलने वाले लोगों से, लेकिन ये ज़्यादा अमीर थे, पावरफुल थे, पढ़े लिखे थे। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका थोड़ा बाद में हुआ था, जबकि फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो ज़्यादा अमीर थे, ज़्यादा पावरफुल थे। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो 1950s एंड 1960s में इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी टेंशन रहती थी। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital। तो हमने देखा कि पूरी ही कंट्री में जो डच स्पीकिंग लोग थे वो तो थे मेजॉरिटी में, लेकिन जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स थी वहाँ पे वो माइनॉरिटी में थे। और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में थे। Let us compare this to the situation of another country. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। तो हम लोगों ने देखा है कि इंडिया के मैप में एक छोटे से एरिया है जिसका जो कंट्री जिसको हम कहते हैं श्रीलंका। तो वो एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे वो श्रीलंका है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। तो इस कंट्री में 2 करोड़ लोग हैं, हरियाणा की बराबर ही। Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers 74%। तो हम लोगों ने देखा कि सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो यहाँ पर मेजॉरिटी में थे, जो कि थे 74%। और जो तमिल स्पीकर्स थे, तमिल बोलने वाले जो लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, जो कि थे 18%। Among Tamils, there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamil 13%, the rest whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। तो अब जो तमिल्स थे ना, उनमें भी 2 टाइप थे। पहले तो थे इंडियन तमिल्स और दूसरे थे श्रीलंकन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो वहीं के ओरिजिनल इनहेबिटेड थे, और जो इंडियन तमिल्स थे वो लोग थे जो इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्कर्स, एज अ प्लांटेशन वर्कर्स आए थे कॉलोनियल पीरियड में। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are the Buddhists, while most of the Tamils are Hindus and Muslim। तो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो थे उनका जो रिलीजन था वो था बुद्धिज़्म, वो बुद्धिस्ट थे। और तमिल्स जो थे वो तो या तो मुस्लिम थे या हिंदू थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला।
और 7% जो लोग थे वो क्रिश्चियन थे, जो कि कुछ उनमें से तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे. Just imagine what would happen in a situation like this. In Belgium, the Dutch community could take the advantage of its numeric majority and force its will on the French-German speaking population. तो ऐसे में आप सोचो क्या हो सकता है. जो बेल्जियम कंट्री है ना, उसमें क्योंकि डच कम्युनिटी वो बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी में थी, तो वो अपनी इच्छा, अपनी पावर वो फ्रेंच पॉपुलेशन पे और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे दबा सकती थी. दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, और इससे उन सभी कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई भी हो सकती थी. दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स. तो इससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पार्टीशन हो सकता था कंट्री का, और सारी ही कम्युनिटी ब्रुसेल्स के ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगी. इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री. और श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो अपनी मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो कर सकती थी और अपनी इच्छाएं वो माइनॉरिटी पे दबा सकती थी. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज. तो अब हम एक एक करके इन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हुआ क्या. श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. तो 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी थी. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला supremacy. तो श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई. उसके हिसाब से जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, जो कि मेजॉरिटी में थे, वो अपनी विल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे इम्पोज कर सकते थे. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. तो 1956 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके हिसाब से सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. दस डिसरिगार्डिंग तमिल. और तमिल को उन्होंने कुछ भी मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कुछ है ऑफिशियल लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया था. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. तो जो गवर्नमेंट थी ना, उसने पूरी तरीके से सिन्हाला कम्युनिटी का फेवर किया, चाहे वो जॉब्स थी, यूनिवर्सिटी की सीट्स थी, हर चीज़ में उन्हीं का फेवर करते थे. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो उनके हिसाब से बुद्धिज़्म को ज़्यादा माना जाता था. All these government measures coming one after other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. तो जो वहाँ के तमिल्स थे ना, वहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी कंट्री से ही अलग किया जा रहा है. They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. तो उन्हें लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे बारे में तो कुछ सोचती ही नहीं है, उन्हें जो सोचना होता है वो सिन्हाला लोगों के बारे में ही सोचते हैं. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. तो उन्हें ऐसा लगने लगा धीरे धीरे कि हमारे इंटरेस्ट को तो सब इग्नोर ही कर रहे हैं, जो हो रहा है वो सिन्हालास की फेवर में ही हो रहा है. As a result, the relation between the Sinhala and the Tamil communities strained over time. और इसी के चलते हुए जो रिलेशनशिप्स थे सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में, वो धीरे धीरे बहुत ही बुरे होते गए. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो वहाँ के नेटिव तमिल्स थे, उन्होंने पार्टीज़ बनाई, स्ट्रगल्स किए, वहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह की, ये करने के लिए ताकि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह देखा जा सके. और उन्हें भी इक्वालिटी चाहिए थी, एजुकेशन चाहिए थी, जॉब चाहिए थी. बट डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो उनके जितने भी राइट्स थे उनको इग्नोर करे जा रही थी और मना कर रही थी. बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमिल एलम की डिमांड की कि हमको तो भाई बिल्कुल अलग ही कर दो कंट्री से, हमें अपना एक अलग पार्ट दे दो जिससे हम अपना एक कम्युनिटी बनाएं, अपनी सरकार बनाएं, वहाँ पे हम अपने हिसाब से रहें. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. तो इसी चलते वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी. इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. तो सिविल वॉर का क्या मतलब होता है? सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी कंट्री में रहती हुई जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में ही लड़ने लगे ना, तो उनको सिविल वॉर कहते हैं. एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड.
तो इसी के चलते हुए बहुत सारे लोग जो थे हर कम्युनिटी के वो मारे गए. Many families were forced to leave the country as refugees and many were lost their livelihoods. बहुत से लोग मर गए, बहुत सी फैमिलीज़ को अपनी कंट्री ही छोड़ के जानी पड़ी. The Civil War has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life in the country. It ended in 2009. तो अब सोचो जब 1956 में वो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी के फेवर में जो एक्ट पास किया था उससे 2009 तक ये सिविल वॉर चलता रहा. उस तक तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी ने अपने हक के लिए लड़ा. एकोमोडेशन इन बेल्जियम. तो अब बेल्जियम के बारे में देखते हैं. द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. तो जो बेल्जियन लीडर थे ना उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस लाए जिससे कि वो एक ऐसा अरेंजमेंट बना सके कि सब कम्युनिटीज़ जो उनकी कंट्री में है वो इक्वल तरीके से रह सके, उन सबको राइट्स मिल सकें. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. तो उनका जो अरेंजमेंट था ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था और ऐसा कोई भी अरेंजमेंट किसी भी कंट्री में नहीं हुआ था. हेयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल. वो बेल्जियन मॉडल के ये कुछ एलिमेंट्स थे. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होने चाहिए. सम लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. अगर कोई फैसला लेना होगा तो हर कम्युनिटी के मेंबर्स से परमिशन लेनी होगी, उनकी राय लेनी होगी, तब होगा. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली. तो यूनिलेटरली का मतलब होता है अकेले. तो कोई भी जो कम्युनिटी है ना वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, सबकी सहमति से ही होगा जो होगा. Many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. जो state government है ना वो central government के subordinate नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो central government law पास करेगी उसी को state government को मानना पड़ेगा. वो अपने अलग रूल्स बना सकते हैं, अपने हिसाब से अपने स्टेट को चला सकते हैं. ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. तो ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है उसकी एक अलग गवर्नमेंट है जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हैं. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर एक्सेप्टेड equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है उन्होंने ब्रुसेल्स में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो ब्रुसेल्स में ज़्यादा थी, तो उन्होंने डच स्पीकिंग लोगों को भी अपना लिया. और क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को पूरी कंट्री में अपनाया था. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. तो पहली तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट. मतलब बल्कि ये सबऑर्डिनेट ही नहीं है, ये अलग अलग हैं. स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद जो अलग गवर्नमेंट थी वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट. इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब जैसे अगर डच स्पीकिंग लोग हैं तो वो अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे, जिस कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें वो उन्हीं को लेके फैसले ले सकते हैं. डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. तो इस गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी अपने रिलीजन्स को लेके, जैसे कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated, even for the people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा बेल्जियन मॉडल है, लेकिन बहुत ही अच्छे से इस मॉडल ने काम किया है. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. तो जब यूरोप को एक यूरोपियन यूनियन बनाना था ना, तब ब्रुसेल्स को ही उसके हेडक्वार्टर्स के लिए चुना गया था. What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they deal with the question of power sharing differently. तो दोनों ही वैसे तो कहने को डेमोक्रेसीज़ हैं, लेकिन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए दोनों ने ही अलग अलग काम करे.
In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities. तो बेल्जियम में तो सब लोगों को पता चल गया, गवर्नमेंट को भी पता चल गया, लीडर्स को भी पता चल गया कि एक कंट्री में यूनिटी एक तरीके से ही बनाई जा सकती है, वो है हर कम्युनिटी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over the other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो श्रीलंका ने एक अलग एग्जाम्पल दिया, वो ये था कि अगर आप किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी है और वो माइनॉरिटी पे अपनी विल इम्पोज करे तो इससे तो यूनिटी खट सकती है और सिविल वॉर भी हो सकते हैं. वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. तो अब क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग इतनी ज़रूरी है क्यों. Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. तो पहली चीज़ तो ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये अलग अलग सोशल और कम्युनिटी ग्रुप्स के बीच में लड़ाई को कम कर सकती है. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. तो पावर शेयरिंग जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का. इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन. तो कुछ समय के लिए तो ये चल जाएगा कि मेजॉरिटी अपनी विल माइनॉरिटी कम्युनिटी पे इम्पोज करे, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ चल नहीं सकती. Tyranny of the majority is not just oppressive of the minority, it often affects the majority adversely as well. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is a very spirit of democracy. तो जो power sharing है ना, इसका डिज़ायरेबल क्यों है, इसका एक और रीज़न है कि ये डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट होता है. अ डेमोक्रेटिक रूल involves sharing power with those affected by its exercise and those who have to live it with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. तो लोगों का ना ये राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट है जिससे वो बता सकें कि वो किस तरीके से रहना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो गवर्न होना चाह रहे हैं. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम. तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर सिटीजन्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल. तो पहले जो रीजंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे उसको हम कह देते हैं प्रूडेंशियल रीजंस, और जो दूसरे रीजंस हमने यहाँ पे पढ़े उनको हम कहते हैं मोरल रीजंस. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the set of power sharing as valuable. Forms of power sharing. अब पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. तो पहले के टाइम में एक बार ये भी सोचा गया था कि जो पावर है ना वो या तो एक ही आदमी के हाथ में होनी चाहिए या एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में होने चाहिए. It was felt that if the power is decided to be dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. और ये भी सोचा गया था कि अगर अलग अलग लोगों के पास मतलब पावर होंगी तो इससे ना डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है. बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन डेमोक्रेसी के आते हुए ये सारी जितनी भी सोच थी ना ये बदल चुकी थी. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power must be distributed among many citizens as possible. तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि लोगों के बीच में पावर डिवाइड हो. जो कंट्री में रह रहे होते सिटीजन्स हैं उनके पास पावर हो, वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सकें. एंड मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स. तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में ना पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं. तो अब हम उन फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं. पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो जो पावर है ना वो अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में डिवाइड हो सकती है. और इस वाले पार्ट में से ना बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. या तो एक एक पार्ट करके पूछ लेते हैं वो कि
how power is shared among different organs of government, how power is shared among different levels of government, या फिर ये 5 मार्कर एक ही क्वेश्चन बन जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि पावर जो होती है वो अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर की जाती है, और ये जो ऑर्गन्स हैं ना एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होते। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि ये किसी के भी सबऑर्डिनेट नहीं होता of power because it allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers। तो ये एक ही लेवल पे चल रही होती है। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका ये फ़ायदा है कि कोई भी ऑर्गन ज़्यादा पावर एक्सरसाइज ना करे और सब बराबर बराबर पावर्स रखें। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता रहता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, और इससे बैलेंस बना रहता है पावर का। Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। तो जो जजेस होते हैं ना वो एग्जीक्यूटिव का भी काम चेक कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग चेक कर सकते हैं, वो लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। तो दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस एंड एक्सप्लेन दिस सिस्टम। तो ये वाला जो पार्ट है तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो अलग अलग लेवल पर भी पावर शेयर कर दी जाती है, और ये जो पावर होती है ये कभी कभी सबऑर्डिनेट भी हो जाती है। A general government for the entire country and government are at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called फेडरल गवर्नमेंट। तो इसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और इसी के ऊपर हमारा सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म बेस्ड है पूरा। In India, we refer to it as a central or union government. The government at the provincial or regional level are called by different names in different countries. तो जो सबसे टॉप वाली गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, और जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे होती है उसके अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम होते हैं। इन इंडिया वी कॉल इट देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। देयर आर मेनी कंट्रीज देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। तो हर कंट्री में ज़रूरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट हो, बट इन दोज कंट्री लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स को मेंशन कर दिया गया है। This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. This is called federal division of power. The same principle can be extended to levels of government lower than state government. और इसी चीज़ को हम स्टेट लेवल के नीचे तक भी ले जा सकते हैं, जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तो म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो होती है हमारी स्टेट में, और जो हमारी पंचायत होती है वो होती है हमारी रूरल एरियाज़ में। सॉरी, म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो सिटीज़ में होती हैं, सिटीज़ एंड टाउन्स में, और जो पंचायत होती हैं वो रूरल एरियाज़ में होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसके बारे में हम अगली चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर जो है वो डिवाइड हो सकती है, such as religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. तो बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना वो इस टॉपिक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Last year we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. तो अलग अलग जो सोशल ग्रुप है ना वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को देखते हैं, उनको संभालते हैं, उनके बारे में डिसीजन लेते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। तो इससे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हैं उनको भी पावर शेयरिंग में हिस्सा मिल जाता है। जो फोर्थ हमारा
टाइप है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो जो पावर शेयरिंग है ना, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी हो सकती हैं, प्रेशर ग्रुप्स में भी हो सकती हैं, जो कि उन लोगों को कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि इस टाइम पे पावर पे हैं। In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी कंपटीशन रहता है, और ये इससे एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आती है, वो ये है कि किसी एक के हाथ में पावर हमेशा नहीं रहती। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में ये पावर शेयर की जाती है, और इनकी भी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं और सोशल ग्रुप्स होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ही एक चैप्टर हमारा बेस्ड है, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. तो कई बार क्या होता है ना कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी कंबाइन हो जाती हैं और अलायंस फॉर्म कर देती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं हम उसे, और तब वो पावर को शेयर करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो हम लोगों को इंटरेस्ट ग्रुप्स भी मिलते हैं देखने के, जैसे ट्रेडर्स की एक अलग इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, और भी बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट ग्रुप हमें देखने को मिल जाते हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। तो इनके पास भी गवर्नमेंट की जो पावर शेयरिंग है ना, उसमें हिस्सा होता है, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को जो डिसीजन बनाते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ में खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं। इन यूनिट 3 वी शेल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो थर्ड यूनिट में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल समझेंगे और वो किस तरीके से काम करती हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो दिस वॉज आवर चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं उसे आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे आपको अगले वीडियो में समझा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।